साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, ये है हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स 2023 के, जो आपके विभिन्न प्रतियोगी एग्ज़ामों में आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बेटा बिना देर किए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। आर ओ ए आर ओ यूपी पीसीएस यूपी पुलिस एएसआई एसआई एपीएस तमाम जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सब में ये क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे इस तरीके के। किस राज्य के चिड़ियाघर ने भारत में पहली बार कैद में दुर्ग्राह्य हिमालय गिद्ध जिप्स हिमालयसिस का सफलतापूर्वक कराया है? सफलतापूर्वक, इसमें क्या है ना, सफलतापूर्वक एक शब्द है वो मेंशन नहीं हुआ है। सफलतापूर्वक प्रजनन कराया है, ये नोट कर लेना बेटा। सफलतापूर्वक प्रजनन कराया है। तो कौन से राज्य का वो चिड़ियाघर है ये आपको बताना है। किस राज्य के चिड़ियाघर ने? सिक्किम का चिड़ियाघर है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम का। तो कौन सा आंसर बेटा इसमें से सही है? अगर आपने पढ़ा है तो अपना फिर अनुमान लगाइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर है बेटा असम। असम के चिड़ियाघर में, असम का जो शहर है गुवाहाटी, वहाँ पे जो चिड़ियाघर है उस चिड़ियाघर में गिद्ध के प्रजनन को सफलतापूर्वक कराया है। अब सुन लीजिए सवाल क्या क्या बनेंगे। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा देखिए, जो राज्य है वो राज्य है असम। असम राज्य में गुवाहाटी में चिड़ियाघर है, गुवाहाटी चिड़ियाघर। गुवाहाटी चिड़ियाघर में। अब मैं आपको बात बताता हूँ, बात क्या है। शुरू से बात लेके चलते हैं। आप जानते हैं कि गिद्ध जो है वो जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं ना, उन्हें खा के वो साफ कर देता है। और जैसे पशु मर जाते हैं उनको बाहर डाल दिया जाता है, तो गिद्ध आते हैं उस मांस को खा के और वो उस गंदगी को क्या कर देते हैं बेटा, साफ कर देते हैं। तो हुआ क्या है कि गिद्ध धीरे 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 बहुत कम हो गए। गिद्ध कम हो गए तो गंदगी जो है वो बढ़ी। अब पहला सवाल तो ये निकलता है गिद्ध कम क्यों हो गए। तो गिद्धों में कमी का कारण क्या बना है? गिद्धों में कमी का कारण देखो, गिद्धों की संख्या में, गिद्धों की संख्या में गिरावट का कारण, गिरावट का कारण क्या रहा है? तो गिद्धों की संख्या में गिरावट का कारण है कुछ दवाइयाँ। जैसे एक दवाई का नाम है डिफ्लोफेनेक। क्या नाम बेटा? डिफ्लोफेनेक। डिफ्लोफेनेक ऐसी एक दवाई है, उसका नाम है बेटा कैटोप्रोफिन। कैटोप्रोफिन नाम याद रख लेना थोड़ा सा। एक दवाई है उसका नाम है बेटा एस्किलोफेनोक, एसिक्लोफेनोक। ये क्या है? ये दवाइयाँ हैं। अब ध्यान से सुनना, ये क्या है बेटा? ये सब दवाइयाँ हैं। अब सुनो, क्या हुआ था, जो मवेशी होते हैं, पशु होते हैं, जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनको बीमारी से बचाने के लिए ये दवाइयाँ दी जाती हैं। ठीक है, तो इन दवाइयों का अंश जो है उन पशुओं के शरीर में रह जाता है। और जैसी वो पशु जैसी वो पशु मर जाते थे तो उन पशुओं को उठाकर हमने क्या करा, बाहर फेंक दिया, जंगल में फेंक दिया। तो गिद्ध आते थे, उन पशुओं का मांस खाते थे। तो उस दवाई का जो अंश था वो उन गिद्धों में पहुंच जाता था। और उनके पहुंचने के बाद उनकी जो किडनियां थी गिद्धों की, वो खराब हो जाती थी, गुर्दे खराब हो जाते थे गिद्धों के।
जिसकी वजह से गिद्धों की मौत हो गई। अब जब गिद्धों की मौत हो गई तो गिद्धों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी, और जब गिद्धों की संख्या कम होने लगी तो जो गंदगी थी, मरे हुए जीव जंतुओं के जो अवशेष थे वो बचे रह गए। तो पूरे भारत में ये विचार चल लिया था कि गिद्धों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए। तो गिद्धों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए गिद्ध प्रजनन केंद्र भी खोले गए। तो ऐसे ही गुवाहाटी में का जो चिड़ियाघर है वहाँ गिद्ध प्रजनन केंद्र है, और वहाँ पर गिद्ध से प्रजनन कराया गया है और एक नए गिद्ध को पैदा किया गया है। तो ये काम सफलतापूर्वक हो गया है। इसका मतलब यह है कि आगे आने वाले समय में गिद्धों की संख्या को बढ़ाने में क्या मिलेगा, बढ़ाने में इसका हमें लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। और जब गिद्धों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ये मवेशी जो है, हाँ, इनके मांस को जो है सड़ने से गलने से बचाया जाएगा, वो गिद्ध उसे साफ कर जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये आप याद रखना जितनी बात मैंने बताई है। हाँ, सफलतापूर्वक प्रजनन कहाँ हुआ, असम में हुआ है। तो राज्य याद रखें। एक सवाल मैं आपको यूपी से रिलेट करके बताता हूँ। उत्तर प्रदेश का प्रथम गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, उत्तर प्रदेश का प्रथम गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, यूपी में गिद्धों के प्रजनन के लिए जो केंद्र खोला गया वो कहाँ खोला गया, तो वो खोला गया बेटा महाराजगंज में। यूपी के महाराजगंज में उत्तर प्रदेश का प्रथम गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र खोला गया, यूपी के महाराजगंज में। गिद्ध को जटायु कहते हैं, गिद्ध को जटायु भी कहते हैं, तो इसे जटायु प्रजनन केंद्र भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी। ये सवाल पीसीएस में बहुत पूछा जाता है, ये वाला सवाल, गिद्धों की मौत का कारण क्या है। तो ये दवाइयाँ हैं, डिक्लोफेनेक है ना, ये दवाइयाँ हैं जो गिद्धों की मौत का कारण बनी है, गिद्धों की संख्या में होने वाली कमी का कारण बनी है। तो दोबारा मैं सवाल पढ़ देता हूँ, एक बार बात समझ में आ गई होगी आपको कि देखिए कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ के चिड़ियाघर ने भारत में पहली बार कैद कहते हैं बंद, चिड़ियाघर में उनको बंद किया गया है ना, कैद दुर्ग्राह्य हिमालय गिद्ध जिप्स हिमालयसिस का सफलतापूर्वक प्रजनन कराया गया है। तो ये कहाँ कराया गया है, असम में कराया गया है। ठीक है, कहाँ, असम में। आगे होगी बात समझ में। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे सवाल में बेटा क्या कहा गया है, ये कह रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में बेटा कि एलओसी के पास भारत का प्रथम डाकघर किस राज्य में है। एलओसी के पास भारत का प्रथम डाकघर कहाँ है। जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हरियाणा में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो एलओसी के पास जम्मू कश्मीर में भारत का पहला डाकघर है। तो भारत का पहला डाकघर कहाँ, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसे एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, है ना। और भारत और चीन के बीच की जो सीमा है ना, उसे एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। भारत और चीन के बीच में कौन सी है, एलएसी। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है, एलओसी। तो यहाँ जो प्रथम डाकघर है वो प्रथम डाकघर किस राज्य में है, तो बेटा राज्य का नाम हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के किस जिले में है, तो जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला है, तो कुपवाड़ा जिला है जम्मू कश्मीर का। कुपवाड़ा जिले का कस्बा है, कुपवाड़ा जिले का कस्बा है जिसका नाम है केरन। क्या नाम है, केरन। अब तुम क्या समझ रहे हो इस सवाल से, क्या तुम इस सवाल से ये समझ रहे हो कि एलओसी के पास भारत का प्रथम डाकघर ये बनाया गया है। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ, उस पर ध्यान देना। आपने क्वेश्चन सुना होगा कि भारत का अंतिम गांव माणा में आपका स्वागत है। सुना है सना, माणा दर्रा भी है उत्तराखंड में। भारत के अंतिम गांव माणा में आपका स्वागत है। अब वो अंतिम गांव नहीं कहलाएगा, अब वो भारत का पहला गांव कहलाएगा। कौन सा, पहला गांव कहलाएगा। क्यों, क्योंकि एक बात बताओ मुझे,
जब कोई व्यक्ति चाइना से भारत की तरफ आएगा तो उन्हें पहला गांव भारत का कौन सा मिलेगा? क्या वो भारत का आखिरी गांव है? नहीं, वो भारत का पहला गांव है। इसी प्रकार से जब आप पाकिस्तान से एंटर करेंगे भारत की तरफ तो आपको पहला डाकघर कौन सा मिलेगा? तो वो मिलेगा, है ना, केरन का डाकघर, कुब्बाड़ा का डाकघर, जो कि एलओसी के पास में भारत का पहला डाकघर है। इसे पहले क्या कहते थे? इसे पहले कहते थे भारत का अंतिम डाकघर। अभी अंतिम नहीं है, बल्कि कौन सा है? पहला है। तो एक्चुअल में बना हुआ बहुत पुराना है, ठीक है, लेकिन इसे पहला अंतिम डाकघर कहा जाता था। अब कैसा है? ये पहला डाकघर है। एक कल्पना करिए, कल्पना ये करिए कि जब आप अपने गांव में जाते हैं तो पहला मकान जो पड़ता है, आप क्या उसे अपने गांव का अंतिम मकान बोलते हैं कि हमारे गांव का अंतिम घर है ये? जब आप उतरते हैं तो पहला गांव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहला गांव। इसी प्रकार से जब बाहर से आप देश के अंदर आओगे तो भारत का जो पहला गांव आपको दिखाई देगा वो अंतिम गांव नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? पहला गांव कहलाएगा। ठीक है। तो बेटा याद रखना, एलओसी के पास भारत का प्रथम डाकघर किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा कुपवाड़ा में है। तो ये मत समझना कि अभी बना है, पुराना है, लेकिन इसका नाम चेंज हो गया इस तरीके से। कह रहे हैं एच.एस. प्रणय को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन, पहले ध्यान से सुन लें, ध्यान से आप ये सुन लें कि ये ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन है। कौन सा बेटा? ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन है ये, ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन है ये। टूर्नामेंट 2023 निम्न में से किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन खेल का सवाल है, एपीएस में पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 किसने जीता है? तो ली जी जिया ने जीता है, बेंग होंग यांग ने जीता है, किदाम्बी श्रीकांत ने जीता है, या इनमें से किसी ने नहीं जीता। ठीक है। तो देखो बेटा, ये टेनिस का नहीं है, बैडमिंटन का है। तो हम इसे ऐसे देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन, टूर्नामेंट 2023 ऑस्ट्रेलिया ओपन है ये, बैडमिंटन का है, टेनिस का नहीं है बेटा। ये टूर्नामेंट किस शहर में हुआ था? तो शहर पूछेंगे तो सिडनी में। मैं आपको बता दूं, हाँ, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर जो है जनसंख्या में वो सिडनी है। तो सिडनी में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है, टेनिस का नहीं है, बैडमिंटन का है। अब अच्छा देखो, इसमें पता क्या होता है, टेनिस की तरह बैडमिंटन में भी अलग अलग तरीके के खेल होते हैं। जैसे सिंगल पुरुष, सिंगल मेंस का खिताब किसने जीता है, सिंगल वुमेन्स का खिताब किसने जीता है, डबल्स मेंस का खिताब किसने जीता है, डबल्स वुमेन्स का खिताब किसने जीता है, मिक्स डबल्स का खिताब किसने जीता है। तो इतने नाम आते हैं, 5 होते हैं इसमें। मैं आपको सिर्फ 2 बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से नाम होंगे? देखो, पुरुष एकल का खिताब है ना, सिंगल पुरुष मतलब पुरुष एकल, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसके विजेता का नाम पूछा है, तो वो है बेटा बेंग होंग यांग। क्या नाम है? बेंग होंग यांग, बेंग होंग यांग। ये नाम लग भी रहा होगा कहाँ का है ये, है ना, बेंग होंग यांग, है ना, ये नाम लग रहा होगा। ये कहाँ का नाम है? छोटी छोटी आंखें वालों का नाम। कहाँ के हैं वो? चीन के, चीन का खिलाड़ी हैं ये। बेंग होंग यांग ने, है ना, किसे हराया है? तो किसको हराया? भारतीय खिलाड़ी को हराया है। हाँ, नाम है उनका एच.एस. प्रणय। कहाँ के हैं? भारत के हैं वो, भारत के हैं। तो देखो मैं आपको बात बताऊं, ये बेंग होंग यांग जो बने हैं बेटा, ये तो बने हैं विजेता, इन्होंने जीता है, ये विजेता हैं, ये विजेता है। और फाइनल में किसको हराया है? तो एच.एस. प्रणय को हराया है, ये उप विजेता बने हैं, उप विजेता। अगर फाइनल में हाँ प्रणय जो है वो जीत जाते तो ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट वो अपने नाम कर लेते। तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है?
वेंग होंगयांग ने चीन के, और किसको हराकर जीता है? एच.एस. प्रणय को, जो कि भारत के हैं। बहुत अच्छा सवाल है, मेरे हिसाब से पेपर में ये सवाल मिलेगा आपको, ठीक है, मिलेगा सवाल आपको। मैं एक और बताता हूं इसमें से, महिला एकल, महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो विजेता कौन बनी है सिंगल वुमेन्स में? तो उनका नाम आता है बेटा, उनका नाम है बेईवेन सांग, उनका नाम है बेईवेन झांग, और ये यूएसए की है। एक्चुअल में क्या है, ये चाइना मूल की अमेरिकी नागरिक है, चाइना से अमेरिका में जाकर रहने लगी थी, ठीक है। और जो उपविजेता बना है वो महिला जिनको हरा के जीती हैं, तो बेटा उनका नाम है, हाँ, किम गायू, किम गायू, किम गायू, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ये जो बेटा मैंने कहा कि पहला वाला नाम जो ये मोस्ट है आपके लिए, तो सवाल ये है कि एच.एस. प्रणय को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन, हाँ, टूर्नामेंट 2023 किसने जीता है? तो इन्होंने जीता है। और ये कहाँ के प्लेयर हैं? ये बेटा चीन के प्लेयर हैं। और किसको हराया इन्होंने? इन्होंने भारत के खिलाड़ी, हाँ, एच.एस. प्रणय को हराया है, ठीक है। चलिए, तो सवाल अच्छा है, ये वाला जरूर याद रखें। अगला सवाल कह रहे हैं बेटा, नेपाल के किस शहर में भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र बनाया जा रहा है? अभी तो खैर नींव रखी गई है, काम चल लिया है। ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? नेपाल का कौन सा शहर है? सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र किस देश में बनाया जा रहा है? तो भारत में, नेपाल में, है ना, ऐसे ही आ जाएगा श्रीलंका में, ऐसे ही आ जाएगा म्यांमार में। तो देश भी आपसे मालूम कर सकता है, लेकिन मैंने यहाँ ऑप्शन लगाए हैं शहरों के नाम से, शहरों के नाम से लगाए हैं। देखिए, हाँ, भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र, बौद्ध की संस्कृति, भारतीय बौद्ध संस्कृति, भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र, एवं विरासत केंद्र। बहुत अच्छा सवाल बनेगा, मोस्ट लिख लीजिए। एसएससी जैसे एग्जाम भी और पीसीएस में भी ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं, है ना। तो ये केंद्र जो है बेटा, ये कहाँ बनाया गया है? ये केंद्र कहाँ बनाया गया है या कहाँ बनाया जा रहा है? तो देखो, ये बनाया कहाँ जा रहा है? नेपाल में बनाया जा रहा है। और नेपाल के किस शहर में बनाया जा रहा है बेटा? तो नेपाल के शहर का नाम है, नेपाल के शहर का नाम है लुम्बिनी। कहाँ? लुम्बिनी में। तो इसकी स्थापना कहाँ हो रही है? तो इसकी स्थापना हो रही है बेटा नेपाल में। अच्छा, नेपाल के किस शहर में इसको बनाया जा रहा है? शहर या स्थान? तो नेपाल के लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में ये शहर जो है बनाया जा रहा है। भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र, भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र नेपाल के लुम्बिनी में बनाया जा रहा है। नेपाल के लुम्बिनी में बनाया जा रहा है। तो देश भी याद रखें बेटा, और याद रखें शहर या स्थान का नाम। अच्छा सवाल है, पेपर में आपसे मालूम कर लेगा। हाँ, दो बातें मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कमेंट करके आपको जवाब देने हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम बताइए और नेपाल के राष्ट्रपति का नाम बताइए। नेपाल के प्रधानमंत्री और नेपाल के राष्ट्रपति का नाम कमेंट में आप बताइए, कौन नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और कौन नेपाल के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। ठीक है, चलो बेटा, अगला क्वेश्चन है जो कि एक शानदार सवाल बनेगा। देखिए, शेरों को ट्रैक करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आप सब जानते हैं कि एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान गिर की पहाड़ियां गुजरात हैं। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह पटेल, उन्होंने शेरों को ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है। उसका नाम बताना आपको। सिंह सूचना ऐप है,
सिंह संकेत ऐप है, सूचना ऐप है, सिंह लोकेटर ऐप है। बहुत शानदार सवाल है, एसएससी जैसे एग्जाम ऐसे सवाल को मालूम कर लेते हैं। ठीक है, पुलिस में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे कि बताइए, ऐसे भी तुमसे मालूम कर लेगा कि शेरों को ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च करा है। ठीक है, तो ये भी पूछ लेगा। तो बेटा उस मोबाइल ऐप का नाम है सिंह सूचना ऐप, सिंह सूचना ऐप। तो देखो ये जो है सिंह सूचना ऐप, ये सिंह सूचना ऐप है। ये सिंह सूचना ऐप किसने जारी किया है? तो बेटा जारी किया है किसने? गुजरात ने। गुजरात ने, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल ने। सिंह सूचना ऐप जो है वो काम क्या करेगा? ये काम क्या करेगा ये ऐप? तो इसकी मदद से शेरों को ट्रैक किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, हाँ, शेरों को ट्रैक किया जाएगा। चलिए 2 सवाल मैं अपनी तरफ से बताता हूं जो कि बहुत शानदार सवाल है। विश्व शेर दिवस कब मनाते हैं? विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल बनेगा। विश्व शेर दिवस कब मनाते हैं? 10 अगस्त को, 10 अगस्त को। और एक बहुत अच्छा सवाल है, एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान, एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान, मतलब एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? हम लोयन की बात कर रहे हैं, टाइगर की बात नहीं कर रहे। एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान कहाँ है बेटा? तो वो है गिर नेशनल पार्क, या कह दो गिर की पहाड़ी। और गिर की पहाड़ियों में जो नेशनल पार्क है वो है गिर नेशनल पार्क। पड़ता कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, तो आपने नामीबियाई चीतों के संबंध में सवाल सुने होंगे। हो सकता है कि अब की बार आपको एशियाई शेरों के बारे में सवाल देखने के लिए मिले। ठीक है, तो बहुत अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छा ऐप भी है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, ऐसे सवाल एग्जामिनर जो है वो मालूम कर लेता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहे हैं कि अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य ने शुरू की? अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य ने शुरू की? राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या छत्तीसगढ़? अगर किसी ने इस योजना के बारे में सुना है तो अपना आंसर बचा कर रखिए, बना कर रखिए कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखो बेटा ये शुरू करी थी राजस्थान ने। योजना का नाम क्या है? अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना ये किस राज्य ने शुरू करी थी? तो बेटा राज्य का नाम है राजस्थान। अगर हम राजस्थान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें पूछेगा कि इस योजना को कब शुरू किया गया था, ये योजना कब शुरू की गई थी? तो ये योजना शुरू करी गई थी अप्रैल 2023 में, अप्रैल 2023 में। अच्छा, इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? देखो एक्चुअल में क्या है ना, इस योजना के अंतर्गत जो गरीब लोग हैं, बीपीएल में आते हैं, गरीब लोग हैं, उनको पैकेट दिए जाएंगे। पैकेट में क्या होगा? आटा होगा, दाल होगी, है ना, चावल होंगे, क्या नाम है उसका, नमक होगी, मिर्च होंगे, मसाले होंगे, तेल होगा, पूरा एक पैकेट बना हुआ होगा और वो पैकेट लोगों को वितरित किए जाएंगे। ठीक है, तो इसी को दिया नाम बोला गया है क्या? अन्नपूर्णा खाद्य योजना। ठीक है, किस राज्य ने? राजस्थान ने। अब तुम मुझे बताओ राजस्थान की कैपिटल क्या है, राजधानी? तो राजस्थान की राजधानी क्या है बेटा? राजस्थान की कैपिटल राजधानी क्या है? तो वो है बेटा जयपुर, पिंक सिटी जयपुर। जयपुर को बसाया था सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर की स्थापना करी थी। बताओ राजस्थान के सीएम कौन बने हैं अभी? तो उनका नाम है भजन लाल। राजस्थान के सीएम का नाम है भजन लाल शर्मा। जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ है उनके मुख्यमंत्री जरूर याद रख लें, भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के गवर्नर कौन है?
है ना, तो कलराज मिश्र, कलराज मिश्र। कम से कम मुख्यमंत्री तो याद रख ही लें आप। जैसे तेलंगाना में अभी, हाँ, मुख्यमंत्री बने हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के बने हैं। भजनलाल यहाँ पे बने, भजनलाल शर्मा, ठीक है। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बनाया गया है, ठीक है। तो अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य ने शुरू करी? राजस्थान ने। और इसमें क्या बताया मैंने, एक पैकेट होगा, उस पैकेट में हाँ आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च, है ना, तेल, ये सब चीज़ें उसमें दी जाएंगी, ठीक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां सवाल। कह रहे हैं एसबीआई की इको रिपोर्ट, इको रैप रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? कह रहे हैं तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, ये रिपोर्ट एसबीआई की है। अच्छा, ये सवाल ऐसे भी मालूम कर सकता है कि किस बैंक की रिपोर्ट के आधार पर भारत जो है इस सन तक जो है वो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एसबीआई, आरबीआई, सेबी, इस तरीके के नाम भी आ सकते हैं, इस तरीके के नाम भी आपसे मालूम किए जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, किस बैंक की रिपोर्ट है ये? तो ये रिपोर्ट है एसबीआई की, और इसने ये कहा है कि एसबीआई की इको रैप रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो 2027 तक। ये आंकड़े पूछे जाते हैं पेपर में, है ना, कि देखिए एसबीआई ने ये कहा है कि भारत 2023 तक विश्व की जो है तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा 2027 तक। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं तुमसे ये पूछने लगूँ कि इस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? अगर मैं तुमसे ये पूछने लगूं तो क्या जवाब दोगे? वर्तमान में हाँ, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? विश्व की अर्थव्यवस्था है कौन सी? अगर मैं अब के आंकड़ों पर पूछूं तो देखो, पहले नंबर पर आपने सुना होगा दुनिया का अर्थव्यवस्था में सबसे पहला देश अमेरिका, यूएसए। दूसरे नंबर पर चल लिया कौन? चीन, है ना। तीसरे नंबर का जो देश है, जो तीसरे नंबर पर आया है वो है जापान। तीसरे नंबर पर जापानीज है, मतलब जापान है। चौथे नंबर पर जो है वो जर्मनी है। और दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? भारत है, पांचवी अर्थव्यवस्था वाला देश। और छठे नंबर पर यूके है, भारत के नीचे। हमने यूके को पीछे छोड़ के और भारत जो ऊपर हो गया था 5वें नंबर पर। अब सवाल एक और सुनना, ये कह रहे हैं एसबीआई, ये कह रही है, एसबीआई के जो अर्थशास्त्री हैं वो ये कह रहे हैं कि 2027 में भारत यहां आ जाएगा। 2027 में भारत जो है वो जापान की जगह पर आ जाएगा, और जापान और जर्मनी नीचे लुढ़क जाएंगे, है ना। तो अगर ये 2027 में ऐसा हो सकता है भैया, देखो अब 2024 है ना, 2024, तो 2024 के बाद क्या बचे? 3 साल बचे ना। तो अगर 3 साल में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश अगर भारत बनता है तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी, है ना, कि भारत 5वें नंबर से अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर अगर आ जाता तो फिर हमें टक्कर के लिए 2 देश रह जाएंगे, है ना, एक अमेरिका और एक चीन, और दोनों बहुत पावरफुल कंट्री है, ठीक है, बहुत पावरफुल कंट्री है। तो कोई नहीं, क्वेश्चन जरूर आप समझ लेना। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर पहुंचे या ना पहुंचे वो अलग बात है, तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होना चाहिए, ठीक है, कम से कम हाँ अपनी अर्थव्यवस्था तो ठीक हो। तो देखो सवाल यह है कि देखिए भारत इस समय कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो तीसरे नंबर की, और 5वें नंबर की, और तीसरे नंबर पर कौन है? जापान। और एसबीआई की इको रैप रिपोर्ट ये बताती है कि भारत 2027 में कौन से नंबर पर पहुंच जाएगा? तो तीसरे नंबर पर भारत पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सुनते हैं। ऐसे सवाल देखने के लिए मिल जाते हैं
कह रहे हैं विश्व की नंबर 1 हॉकी टीम निम्न में से किस देश की है। किस देश की टीम जो है वो हॉकी के मामले में नंबर 1 पर है। अभी क्या है कि हॉकी टीम की रैंकिंग आई थी, तो हॉकी टीम की जो रैंकिंग आई थी, हॉकी रैंक जो आई थी, हॉकी टीम की रैंक आई थी, तो उसमें हाँ नंबर 1 टीम कौन सा देश बना है। तो मैं आपको बताऊं, हॉकी रैंक आई है, उस रैंक में 2 प्रकार की रैंक है। एक पुरुष टीम की, हॉकी की पुरुष टीम, और दूसरा हॉकी की महिला टीम। महिला टीम तो पहला हम बात कर लेते हैं बेटा पुरुष टीम की। तो देखो पुरुषों की जो टीम है हॉकी की, उसमें नंबर 1 टीम है नीदरलैंड की। कौन सी? नीदरलैंड पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर है बेटा बेल्जियम। कौन सा? बेल्जियम। बेल्जियम की जो टीम है हॉकी के मामले में वो दूसरे नंबर पर है दुनिया में, और तीसरे नंबर पर है भारत हमारा हॉकी के मामले में। अब ऐसे भी सवाल तुमसे पूछा जा सकता है कि पुरुष हॉकी टीम की रैंक जो भारत में कौन सी है, तो वो तीसरे नंबर पर है, ठीक है। और दुनिया में शीर्ष देश कौन सा है? नीदरलैंड है। महिला हॉकी की टीम की हम बात करें तो दुनिया में पहले नंबर पर टीम जो है वो नीदरलैंड है। नीदरलैंड फीमेल टीम भी उनकी टॉप पर है। दूसरे नंबर पर जो टीम आती है बेटा, हाँ वो आती है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो दूसरे नंबर पर आती है। और भारत की टीम बहुत नीचे है, 7वें नंबर पर आता है हमारा देश भारत। भारत की जो महिला हॉकी टीम है वो दुनिया में 7वें नंबर पर आती है, ठीक है। तो याद रखें पुरुषों की और हॉकी की। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एपीएस जैसे एग्जामों में हो सकता है कि इस तरीके की रिकॉर्ड आपसे मालूम कर ले और आप समस्या में पड़ जाए, इसलिए तैयार रखना। एपीएस में क्वेश्चन या किसी खेल जगत का सवाल जहाँ भी पूछा जाएगा, इस टाइप के सवाल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सिंपल सवाल होते हैं, लेकिन रैंक वाले सवाल थोड़े से आंकड़ों के हिसाब से अगर याद नहीं होते तो फिर आपको दिक्कत होती है। चलिए अगला सवाल है, कह रहे हैं कि उद्गम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। इन 10 सवालों में मेरी नज़र में सबसे टॉप सवाल है ये। इन 10 सवालों में हालांकि मेरी नज़र में तो सभी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जो मेरा मन कहता है, मेरा दिमाग कहता है कि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत मोस्ट है। क्योंकि मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर में पोर्टल बहुत आते हैं, और जब पोर्टल आते हैं, ऐप आते हैं, और वो हमसे नहीं लगते क्योंकि वो गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो उद्गम पोर्टल ऐप को किसने लॉन्च किया है? एसबीआई ने, पीएनबी ने, सेबी में ने या आरबीआई ने? तो उद्गम पोर्टल ऐप जो है वो लॉन्च करा किसने? आरबीआई ने। तो मैं 2-3 बातें बताऊंगा, वो सुनते रहना आप इनके बारे में बेटा। उद्गम पोर्टल बहुत अच्छा सवाल बनेगा, बहुत अच्छा सवाल। उद्गम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया बेटा आरबीआई ने। आरबीआई तो समझ रहे हैं ना, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ने उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया है। उद्गम पोर्टल का काम क्या रहेगा? उद्गम पोर्टल का काम क्या रहेगा बेटा, मैं बताऊं तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाना। अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाना। इसे साधारण भाषा में क्या कहेंगे मैं आपको बताता हूं। पोर्टल याद रखो, पोर्टल पे सवाल पूछा जाएगा, बाकी डिटेल में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी रख लीजिए। देखिए ये एक आंकड़ा आया है जिसमें बताया गया कि बैंकों के पास में बहुत बड़ी रकम ऐसी पड़ी हुई है जिनका कोई बारिश नहीं है। मतलब जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं, दादा परदादा, उन्होंने बैंकों में अपनी जो पैसा वो निवेश कर दिया, रख दिया, बैंक में जमा कर दिया है। अब पता चला कि उनका कोई बारिश नहीं है, किसी को पता नहीं है कि उनके कहाँ कहाँ खाते थे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो अनक्लेम्ड, जिस पर किसी ने ऐसी डिपॉजिट, ऐसी जमा पूंजी बैंक में है जिस पर किसी ने क्लेम ही नहीं करा कि हमारी पूंजी है, तो किसकी पूंजी है, उसका बारिश कौन है, इसको खोजने के लिए, ठीक है, खोजने के लिए आरबीआई ने एक पोर्टल लॉन्च करा है जिसका नाम क्या बेटा? उद्गम पोर्टल। जैसे मान लीजिए
जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति बैंक में खाता खुलवाता, खाता खुलवाने के बाद में उसमें वो पैसे जमा करता, पैसे जमा करने के बाद में उसने अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में किसी को नहीं बताया कि उसका अकाउंट है। उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उसका नॉमिनी कोई नहीं है, नॉमिनी कोई नहीं है, तो आरबीआई ये कह रही है कि पैसा किसका है, ये किसे दिया जाए पैसा, इसका वारिस कौन है ना, किस परिवार से वो ताल्लुकात रखता था, ठीक है। हाँ, तो इसे कहते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट। इसको पता लगाने के लिए आरबीआई ने पोर्टल लॉन्च करा, इसका नाम है उद्गम पोर्टल। बहुत शानदार सवाल बनेगा, पोर्टल तो पूछा ही जाएगा मुझे लगता है, ठीक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि आज का आखिरी सवाल है। हाँ, सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन निम्न में से किसने किया है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, योगी आदित्यनाथ, निर्मला सीतारमण। देखो जी, मैंने कई बार बताया है, भारत में कोई उद्घाटन होगा तो मोदी जी के द्वारा होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिलता है जिसमें उद्घाटन की बात और मोदी जी ऑप्शन हूँ मैं, तो लगा दीजिए कि मोदी जी होंगे, ठीक है। हाँ, बहुत कम रेयर केस होंगे जहाँ उद्घाटन में मोदी जी ना हो, ठीक है। इतनी बड़ी शख्सियत है वो, इसलिए ज़्यादातर बड़ी चीज़ों का उद्घाटन उन्हीं के हाथों से होता है। तो सर्ववेद महामंदिर, पहला सवाल तो याद रखो, सर्ववेद महामंदिर जो है वो किस स्थान पर है? बहुत चर्चा में चला था ये, तो ये मंदिर है बेटा, हाँ, वाराणसी में। वाराणसी में ये मंदिर है, यूपी के वाराणसी में। सर्ववेद महामंदिर, सर्ववेद महामंदिर का जो आकार बताया जाता, किस आकार में इसको बनाया गया है, तो बताया जाता कमल के आकार में है, कमल के आकार में है, और ये 7 मंजिला है, 7 मंजिला बनाया गया, 7 मंजिल है बेटा इसकी, ठीक है। और याद रखिए, हाँ, यह विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। यह विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा हाँ मेडिटेशन सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर है। ये बताया जाता है कि इसमें मेडिटेशन के लिए एक साथ 20,000 लोग जो है मेडिटेशन कर सकते हैं। 20,000 लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, 20,000 लोग एक साथ बैठ के। सर्ववेद महामंदिर में 4,000 श्लोक लिखे गए हैं, इस पर 4,000 श्लोक इस यहाँ पर लिखे गए हैं। सर्ववेद मंदिर, हाँ, महामंदिर, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो अभी पीछे इसका उद्घाटन हुआ था दिसंबर में अभी, ठीक है। इसका उद्घाटन करा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने उद्घाटन करा बेटा? पीएम नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन करा है। तो पहला तो सवाल ये याद रखिए कि जो सर्ववेद महामंदिर है वो कहाँ है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, कहाँ है? तो यूपी के बनारस में। बनारस में एक मंदिर और है, कौन सा मंदिर है बेटा वो? उसका नाम लिखना है कमेंट करके। बनारस में भगवान शिव का एक मंदिर है, बहुत पुराना, बहुत बड़ा मंदिर है, क्या नाम है मंदिर का? ठीक है, तो कमेंट करके लिखना बेटा अगर आपको पता है तो, ठीक है। तो ये हमारे हो गए बेटा आज के 10 सवाल, टॉप 10 है, बहुत अच्छे सवाल हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लगातार नोट्स बनाइए, चीज़ों को बार बार रिवीजन में रखिए, ध्यान रखिए। टॉप 10 करंट अफेयर्स हैं, 2023 के चला रहे हैं हम, और यही सवाल एसएससी में, रेलवे में, है ना, पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में और एपीएस में, तमाम यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन इस प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।